हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने नेशनल इनकम विद न्यूमेरिकल अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर समझ लिया। अब आप कल पूरे दिन में और आज रात को पढ़ के नेशनल इनकम मनी बैंकिंग अच्छे से खत्म कर देना। याद रखना कि यही 6 दिन के अंदर हमें खत्म करना है और 2-2 घंटे देने हैं बस। बाकी पूरा दिन आप इंग्लिश पे दो, मैथमेटिक्स पे दो, अदर सब्जेक्ट पे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जैसे ही खत्म होगा, ध्यान रखना, जैसे ही इंग्लिश का पेपर खत्म होगा स्ट्रैटेजी लेके आएंगे और अगले 5 दिन के अंदर जैसे अकाउंट्स में तन मन धन से पूरा का पूरा प्रिपरेशन किया, उसी तरीके से इको और बीएसटी में भी बहुत अच्छे से करेंगे। और एग्जाम वाले दिन सुबह 4 बजे की लाइव बिल्कुल मिस मत करना। ट्रेलर मैं आपको दिखा चुका हूं कि सुबह जो भी करते हैं ना, पूरा का पूरा दिमाग शांत होता है, पूरा कॉन्सेप्ट का अच्छे से रिवीजन होता है, कॉन्फिडेंस आता है और यहां वहां भागता नहीं दिमाग। और आप एग्जामिनेशन में देखोगे वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इको और बीएसटी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे आजकल, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं सबकी प्रैक्टिस कराऊंगा, कॉम्पिटेंसी, केस बेस, न्यूमेरिकल, हर चीज की। बट एक बार पहले डिटेल में अच्छे से चैप्टर को पढ़ लो। तो चलते हैं अभी मनी बैंकिंग का अच्छे से रिवीजन करते हैं। कल डे 2 है, कल मैं एडीएएस करा दूंगा शाम को 5 बजे। फिर परसों डे 3 के अंदर गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट करके 3 दिन में मैक्रो पूरा खत्म करेंगे। फिर अगले 3 दिन में इंडियन इको को फिनिश करेंगे और 6 दिन के अंदर पूरा बीएसटी 80 मार्क्स का खत्म करेंगे। स्टार्ट करते हैं अच्छे से मनी बैंकिंग और पूरा का पूरा रिवीजन करते हैं इसका। मनी बेसिकली है क्या? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सर आप बच्चे बोलेंगे सर आप बोल रहे हो मनी है क्या, आप ये बोलो मनी क्या नहीं है। पैसे से ही दुनिया चलती है। तो जो मेन है कॉन्सेप्ट मनी का, मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कभी भी किसी भी चीज को एक्सचेंज करने की बात आएगी तो जरूरत किसकी पड़ेगी क्लास? मनी की। लेकिन आपको पता है मनी के इन्वेंशन से पहले, मनी के आने से पहले एक सिस्टम चलता था जिसका नाम है बार्टर सिस्टम एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम एक्सचेंज को कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी कहा जाता था। पुराने जमाने में आपको पता है सामान के बदले सामान बेचा जाता था। ये कुछ सामान इसको देता था, ये कुछ सामान इसको देता था। सामान के बदले सामान, कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट था नहीं, पैसे का आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो किसी के पास अगर मान लो अनाज है, उसने अनाज दे के मान लो सरसों का तेल खरीद लिया। किसी के पास मान लो आलू है, उसने आलू दे के टमाटर खरीद लिया। इसी तरीके से दुनिया चलती थी, खुश रहते थे लोग, कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब जमाना तरक्की करने लगा तो यहां पे बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम आने लगी, जिसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ए के पास राइस है, इसको वीट चाहिए, तो ए किसी ऐसे इंसान को ढूंढेगा जिसको जरूरत राइस की हो और जिसके पास वीट हो, ताकि वो एक्सचेंज पॉसिबल हो सके। इसके पास ज्यादा वीट है, इसको राइस चाहिए, इसके पास ज्यादा राइस है, इसको वीट चाहिए, तो ए और बी मिल जाएंगे आपस में और एक्सचेंज कर लेंगे। भाई जो मेरे पास सामान है उसकी तेरे को जरूरत है, जो तेरे पास सामान है उसकी मेरे को जरूरत है। लेकिन ऐसे इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल था कि यार जहां पे एक्सचेंज हो सके, कि जो मेरी चीज है वो तुम्हें जरूरत हो और जो तुम्हारे पास वो मेरी भी जरूरत हो, तभी एक्सचेंज पॉसिबल हो पाएगा। बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से धीरे धीरे मनी का इन्वॉल्वमेंट होने लगा। मनी है क्या? मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी भी चीज को अगर आपको एक्सचेंज करना है तो आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। घर, गाड़ी, सोना, बंगला और छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज अगर आपको खरीदनी है तो आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो मनी एक्ट करता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मनी इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम की सारी प्रॉब्लम्स को, बहुत सारे प्रॉब्लम और थे बार्टर सिस्टम में। सामान को स्टोर करना मुश्किल था, कि स्टोर क्या करेंगे? किसी के पास आलू प्याज है तो वही उसकी एसेट है, उसको स्टोर कैसे करेगा? उसको कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो वो ट्रांसफर कैसे करेगा? बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी बार्टर सिस्टम के अंदर। मनी के आने के बाद वो सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। मनी भी धीरे धीरे, मनी में भी बहुत इवोल्यूशन हुआ, बट आपको जितना पढ़ना है वही बता रहा हूं। मनी के 2 फंक्शंस होते हैं, पहला है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन के अंदर फर्दर 2 पार्ट है, 2 फंक्शन है। एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसी भी चीज को एक्सचेंज करने के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ती है। दूसरा है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, या इसको कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू कहा जाता है। आज तुम्हें कोई भी चीज खरीदनी है, बदले में आपको एक ही यूनिट पे करना है, मनी। पहले बड़ी प्रॉब्लम होती थी, भाई मुझे टमाटर खरीदने हैं तो क्या पता किसी को आलू चाहिए ही नहीं, और मुझे मान लो आप फिर उसके बाद मुझे किरोसिन ऑयल खरीदना है तो किसी को आलू चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। तो मैं अलग अलग इंसान को ढूंढता रहता था, भाई कौन मेरा सामान ले लेगा और जो मुझे सामान की जरूरत है वो मुझे दे देगा। वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। आज आपको चाहे XYZ कुछ भी खरीदना हो, आप एक ही कॉमन यूनिट में देते हो चीजों को, दैट इज कॉल्ड मनी। और यहां पे ना एक्सचेंज रेशियो बड़ी मुश्किल था कि किसको कैसे एक्सचेंज रेशियो कैसे बनाएं, कितने आलू के बदले कितने टमाटर।
समझ रहे हो बात को? या फिर कितने फ्लावर्स के बदले कितना राइस, कैसे चेंज होगा एक्सचेंज रेशियो? आज क्या है, हर कोई चीज का एक ही एमआरपी लिखा रहता है, उसकी वैल्यू मनी, सब कुछ की वैल्यू एक कॉमन यूनिट में है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन क्या है? मतलब प्राइमरी फंक्शन मतलब मनी ये काम तो करेगा ही करेगा प्राइमरी, लेकिन सेकेंडरी फंक्शन भी है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। पहली बात है कि यार पैसे को आप स्टोर कर सकते हो, पैसे को स्टोर करने में कोई खर्चा नहीं आता, इवन पैसा मिलता है, बैंक में डालोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट, ध्यान रखना, डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है? फ्यूचर पेमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है। अगर मैं किसी से आज 1 लाख रुपए उधार ले रहा हूं तो भैया मैं 5 साल 10 साल बाद उसको पैसे लौटा दूंगा ब्याज के साथ, लेकिन अगर किसी से मैंने पहले 10 किलो अनाज उधार लिया था, मैं 5 से 10 साल बाद कैसे लौटाऊंगा, किस रेट से लौटाऊंगा, क्या हिसाब किताब लगेगा, क्या इंटरेस्ट लगेगा, बड़ा मुश्किल था। आज मैं घर बनवाता हूं तो 4 अलग अलग लोग हैं, सबकी अलग अलग दिहाड़ी जाती है, लेकिन सबकी अलग अलग पेमेंट जाती है, कोई ठेकेदार है, कोई मिस्त्री है, कोई लेबर है, सबकी अलग अलग पेमेंट जाती है, कोई बिजली वाला है, कोई प्लम्बर है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहीं पे बार्टर सिस्टम में, मैं अपना घर बना रहा हूं 4 लोगों से, किसी को राइस चाहिए, किसी को मान लो गोभी चाहिए, किसी को एप्पल चाहिए, किसी को मान लो अनार चाहिए, किसी को कोई सामान चाहिए, मैं कहां से ला के दूंगा सबको अलग अलग सामान? तो कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट में दिक्कत होती थी बार्टर सिस्टम में, यहां पे प्रॉब्लम नहीं है, सेकेंडरी फंक्शन है। तो सबसे पहला कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये प्राइमरी फंक्शन हो गया। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू, ये आपका सेकेंडरी फंक्शन हो गया। स्टोर और ट्रांसफर भी इसके अंदर आ जाता है, ट्रांसफर करने के लिए पैसे को आप आसानी से कहीं भी दूर दरार तक भेज सकते हो। आपको यहाँ इंडिया में बैठ के अमेरिका में पैसे भेजने हो, चाहे मुंबई में बैठ के बिहार में पैसे भेजने हो, आप आराम से पेमेंट कर सकते हो, कहीं भी ट्रांसफर करना बहुत आसान है। ये हो गया मनी के फंक्शंस, ठीक है। तो वही प्राइमरी फंक्शन है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी, जो मनी मस्ट परफॉर्म करेगा ही करेगा। क्या क्या था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज और कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन, दीज रेफर्स टू द फंक्शन ऑफ मनी व्हिच आर सप्लीमेंट्री टू द प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन को सपोर्ट करता है, मतलब इन एडिशन टू द प्राइमरी फंक्शन वो ये काम करता है। इसी को हम लोग जो है डेरिवेटिव फंक्शन भी कहते हैं। स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट के लिए, कोई भी आपको पेमेंट करनी है फ्यूचर में वो, या स्टोर ऑफ वैल्यू, एसेट फंक्शन ऑफ मनी भी कहते हैं इसको। क्या? एसेट फंक्शन ऑफ मनी, आप पैसे को स्टोर कर सकते हो, परचेसिंग पावर को स्टोर कर सकते हो, जो बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट है मनी सप्लाई, हमारा लास्ट टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई होता क्या है? मनी सप्लाई रेफर्स टू स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जनता के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पैसे का स्टॉक है उसी को क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है और आपने पढ़ा भी है नेशनल इनकम के अंदर, स्टॉक वो वेरिएबल है जिसको मेजर किया जाता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो मनी सप्लाई है क्या? सिंपल भाषा में समझाऊं, अगर मैं देखूं आज की डेट पे इंडिया में लोगों के पास कितना पैसा है, तो हम काउंट करेंगे इंडिया के इतने सारे लोग हैं, सबके पास इतना 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 पैसा है, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। वो कैसे काउंट होगा हमारा काम नहीं है वो, लेकिन हाँ किसी एक पर्टिकुलर डेट पे जनता के पास जितना पैसा है दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। और जब भी मैं बात करता हूं जनता की, तो मनी सप्लाई में हम लोग इनको इंक्लूड नहीं करते। एक तो जो गवर्नमेंट के पास है पैसा, स्टॉक जो भी है उसको इंक्लूड नहीं करते, जो स्टॉक ऑफ मनी है। और दूसरा जो बैंकिंग सिस्टम के पास पैसा है, यानी बैंकिंग सिस्टम के पास जो अपना पैसा है वो हम काउंट नहीं करते, और गवर्नमेंट का जो पैसा है वो हम काउंट नहीं करते। हमारा पैसा जो बैंक में वो काउंट होगा। तो मनी सप्लाई का मतलब क्या? इट रेफर्स टू स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई में आम जनता का पैसा लिया जाता है, बिजनेस फर्म का पैसा लिया जाता है, गवर्नमेंट का और बैंकिंग सिस्टम का पैसा नहीं लिया जाता। इसके अंदर इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म का पैसा लिया जाता है। मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है M1, M2, M3, M4। फिलहाल आपको M1 ही पढ़ना है, 2, 3, 4 आपको नहीं करना है। M1 को बोलते हैं मनी वन, जिसका फॉर्मूला है CC/DD/OD विद RBI। इन 3 चीज को जोड़ेंगे। ध्यान रखना, मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए जो M1 है, M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई, उसका फॉर्मूला है CC यानी करेंसी इन कैश, जो पैसा हमारे पास कैश में है, नोट में, कॉइन्स में, सिक्कों में जो हमारे पास पैसा है। DD डिमांड डिपॉजिट, जो पैसा हमारा बैंक में पड़ा हुआ है, हमने हमारा बैंक खाते में जो पैसा पड़ा हुआ है, जब हम मर्जी तब हम उसको निकाल सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट। और प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI, इन चीजों को ऐड करोगे तो आएगा M1। M1 के अंदर ध्यान रखना
इंडियन गवर्नमेंट का पैसा जो पड़ा है आरबीआई के पास वो नहीं लेते, और कमर्शियल बैंक के पास जो आरबीआई का पैसा, कमर्शियल बैंक का पैसा जो आरबीआई के पास पड़ा है वो नहीं लेंगे हम लोग। दो चीजें नहीं लेते, सरकार का पैसा और कमर्शियल बैंक का पैसा जो आरबीआई के पास है वो हम नहीं लेते। M1 को बोलते हैं ट्रांजैक्शन मनी, और ये बहुत ज्यादा लिक्विड होता है, ध्यान रखना। M1 ना बहुत ज्यादा लिक्विड है, इसमें सारी चीजें, सारे वो कैश आते हैं जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब वो फाइनेंस आते हैं जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब CCDD-OD क्या होता है? M1 का फॉर्मूला है CCDD-OD विद आरबीआई। CC करेंसी इन कैश, पेपर नोट और कॉइन। DD डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जनता का कमर्शियल बैंक में, जब मर्जी तब उसे बैंक से वो निकाल सकते हैं, जब मर्जी तब बैंक से पैसे विड्रॉ कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। हम डिमांड करेंगे और पैसा विड्रॉ कर लेंगे। डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक विच कैन बी विड्रॉ बाय इशूइंग चेक। हम चेक इशू करके पैसा निकाल सकते हैं। और ध्यान रखना, हम यहां पे नेट डिमांड डिपॉजिट लेते हैं, ये बात ध्यान रखना, नेट डिमांड डिपॉजिट लेते हैं, यानी कि इंटर बैंक डिपॉजिट को कंसिडर नहीं करते। इंटर बैंक डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जो एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक के पास है। हमारा पैसा बैंक के पास है, वो हम काउंट करते हैं डिमांड डिपॉजिट में। लेकिन एक बैंक का पैसा जो दूसरे बैंक के पास है, क्योंकि एक बैंक ने दूसरे बैंक का कुछ चेक क्लियर किया होगा और दूसरे बैंक ने, देखो अभी मेरा एसबीआई में अकाउंट है, आपका पीएनबी में है, तो मैं आपको चेक काट के एसबीआई का दूंगा, लेकिन पीएनबी उसको क्लियर करेगा कि आप वो चेक पीएनबी के अंदर डालोगे, तो पीएनबी वो चेक क्लियर करेगा। तो पीएनबी ने क्लियर कर ली तो पीएनबी बाद में एसबीआई से लेगा। तो ऐसे एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक के पास आ जाता है, वो हम काउंट नहीं करते। ध्यान रखना, डिमांड डिपॉजिट में सिर्फ नेट डिमांड डिपॉजिट लिया जाता है, इंटर बैंक डिपॉजिट को नहीं लिया जाता। ओके, सीसी हो गया, डीडी हो गया। थर्ड है ओडी, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट के अंदर क्या क्या आता है? डिपॉजिट हेल्ड बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट। ध्यान रखना, फॉरेन बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा जो आरबीआई के पास है वो हम लोग कंसिडर करते हैं अदर डिपॉजिट के अंदर। दूसरा, डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का पैसा जो आरबीआई के पास है हम वो काउंट करते हैं, है ना, अदर डिपॉजिट में। और नाबार्ड का पैसा, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का पैसा जो आरबीआई के पास है वो हम अदर डिपॉजिट में काउंट करते हैं। नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ये आपका रूरल डेवलपमेंट चैप्टर में आएगा, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल तो बस ऐसे आपको डेट याद करने के लिए बता दिया, 12 जुलाई 1982। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, M1 नैरो मनी है, मोस्ट लिक्विड है, ट्रांजैक्शन मनी कहा जाता है। M1 के अंदर आता है CCDD-OD, CC करेंसी इन कैश, DD डिमांड डिपॉजिट, OD अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अदर जो डिमांड डिपॉजिट है उसके अंदर इंटर बैंक डिपॉजिट को नहीं लेते, नेट डिमांड डिपॉजिट को लेते, इंटर बैंक डिपॉजिट को नहीं लेते। एक बैंक का पैसा जो दूसरे बैंक के पास है वो काउंट नहीं करते। अदर डिपॉजिट के अंदर आरबीआई के पास 3 कैटेगरी के लोगों की डिपॉजिट ली जाती है। पहला है फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट, दूसरा आईएमएफ वर्ल्ड बैंक, तीसरा है नाबार्ड। ये आ गया अदर डिपॉजिट के अंदर। ओके, बैंकिंग, बेसिकली बैंकिंग के अंदर हम दो तरीके के बैंक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक ऑल कमर्शियल बैंक और दूसरा क्या होता है? सेंट्रल बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक कहते किसको है? बैंक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसों को रखती है सेफली, अपने कस्टमर का पैसा सेफ रखती है, और आप पैसा निकाल सकते हो, सेव कर सकते हो, उधार ले सकते हो और एक्सचेंज कर सकते हो मनी एट बैंक। कुल मिला के बैंक्स वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पैसा आपका सेफ रखती है और जरूरत आने पे आपको उधार भी देती है। बैंक्स आर ऑफ 2 टाइप्स, पहला कमर्शियल बैंक, दूसरा है सेंट्रल बैंक। हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कमर्शियल बैंक, ये सारे बैंक जो है कमर्शियल बैंक है। इसमें से कुछ नेशनलाइज है, यानी कि सरकारी बैंक जिसको बोलते हो, लाइक एसबीआई, पीएनबी, और कुछ बैंक प्राइवेट बैंक है जैसे आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। ऐसे और भी बहुत सारे हैं। अ कमर्शियल बैंक इज अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट कैरी ऑल द ऑपरेशंस रिलेटेड टू डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ मनी फॉर द जनरल पब्लिक। मेरी बात ध्यान समझना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो वर्ड है ना, ये काफी बड़ा है
उसका एक छोटा हिस्सा जो है वो है बैंक। ठीक है, यानी कि बैंक छोटा पार्ट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बड़ा पार्ट है। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बैंक है, और बैंक दो टाइप के, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक वो बैंक है जो पब्लिक से डिपॉजिट को लेता है और पब्लिक को लोन देता है, यानी कि आम जनता का बैंक कमर्शियल बैंक है। अगर मुझे, आपको, हम सब जो कॉमन पब्लिक है, हमें अपना अकाउंट खुलवाना होगा, हमें पैसे उधार लेने होंगे, जमा करना होगा, हम कहां से करेंगे? कमर्शियल बैंक से। हमारे पैसे जमा करते हैं, हमको लोन देते हैं, कंजप्शन पर्पस से भी, इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी, एंड अदर सच एक्टिविटी। दीज बैंक्स आर प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन। ये प्रॉफिट कमाते हैं, इनका मेन काम होता है प्रॉफिट कमाना, लाइक एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई। अब होता क्या है, ये हम जब पैसा जमा करते हैं, हमें देंगे 4%, 5%, और जब ये लोन देंगे आगे तो लोन देंगे 10%, 12%। तो यहाँ पे मान लो 5% ये हमको कल देंगे और कलेक्ट करेंगे 10%, तो 5% का प्रॉफिट प्योर कमाते हैं। उस 5% को, प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? स्प्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रेड। जो ये प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? स्प्रेड। अब एक अच्छे से मेरी बात को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बताने वाला हूं। कमर्शियल बैंक क्या क्या काम करती है, फंक्शंस क्या है कमर्शियल बैंक के? तो कमर्शियल बैंक के भी कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, पब्लिक को लोन देना। इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज कमर्शियल बैंक करती है, जैसे पब्लिक के बिहाफ में सारी पेमेंट करना, पब्लिक के बिहाफ में लोगों से पैसा कलेक्ट करना, एटीएम की फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी, बहुत से काम और करती है। बट सिलेबस में कमर्शियल बैंक का एक फंक्शन है, और जो 99% चांस है कि पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस फंक्शन का नाम है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक आपके पैसों को कई गुना बना देगा, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना आपके पैसे को बना देगा। वो आपसे पैसा कलेक्ट करके 10 लोगों को लोन दे देगा। ये काम वो करेगा कैसे, समझना बहुत जरूरी है, और उस फंक्शन का नाम है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। और ये चीज पेपर में आती है बहुत बार, यहां से न्यूमेरिकल भी बनता है। ध्यान से अच्छे से नेक्स्ट 5 मिनट सुनना मेरी बात। सबसे पहले मैं आपको बता दूं CRR क्या होता है और SLR क्या होता है। देखो, मैं, आप, हम सब लोग अपना किसी भी बैंक में खाता खुलवाते हैं। कमर्शियल बैंक को एक मान के चल रहा हूं, चाहे SBI, PNB, यस बैंक, कोई भी बैंक को मैं एक बैंक मान के चल रहा हूं, कमर्शियल बैंक। हम सब अपना पैसा कमर्शियल बैंक में जमा करते हैं, तो कमर्शियल बैंक उसी पैसे को आगे लोन दे देता है ना। मिडिलमैन की तरह तो काम करता है। भाई मैं मान लो किसी फलाना आदमी को नहीं जानता जिसको पैसों की जरूरत है, वो मुझे नहीं जानता, मेरे पास सेविंग्स है, तो मैं उससे कांटेक्ट कर ही नहीं सकता। मैं अपना पैसा बैंक में जमा करूंगा, वो आके बैंक से क्या करेगा? उधार लेगा, बैंक से 10% लेगा, बैंक मुझे 5% देगा, बीच में 5% उसकी कमाई हो गई। लेकिन आपको पता है, बैंक डिपोजिटर से जो भी पैसा दिन भर में इकट्ठा करता है ना, वो सारा पैसा वो किसी को लोन नहीं दे सकता। बैंक को 2 तरीके की रिजर्व को मेंटेन करना मैंडेटरी है, जो आरबीआई कहता है। आप, आरबीआई फादर है सारे कमर्शियल बैंक का, सारे कमर्शियल बैंक का एक बैंक है आरबीआई। आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। आरबीआई कंट्रोलर है, आरबीआई कंट्रोल करेगा, आरबीआई एक तरीके से देगा सारे बैंक को, गलत काम तो नहीं कर रहे कुछ, वो आएगा, इंस्ट्रक्शंस आएगा जिसको कमर्शियल बैंक को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आरबीआई अगर नहीं फॉलो करोगे, आरबीआई आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगा, आपका बैंकिंग लाइसेंस भी रद्द कर देगा, आपका बैंक बंद हो जाएगा। तो कमर्शियल बैंक की सारी बात मानते हैं, सॉरी, सेंट्रल बैंक की सारी बात कमर्शियल बैंक मानते हैं। तो जैसे ही आप पैसा बैंक में जमा करोगे ना, कमर्शियल बैंक वो सारा पैसा किसी को उधार नहीं देगा, 2 तरह के रिजर्व मेंटेन करेगा। एक है CRR 3.5 to 4% के अराउंड, एक है SLR लगभग 20-22% के अराउंड ये है इन जनरल, ठीक है। CRR होता क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। हर इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक आरबीआई को दे देता है, दैट इज कॉल्ड CRR। 100 रुपए अगर कमर्शियल बैंक में जमा कर दी किसी ने, तो उसका 4%, 4 रुपए कमर्शियल बैंक आरबीआई को दे देगा। तो किसी ने 200 जमा किए तो 8 रुपीज। इसी तरीके से हर इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक आरबीआई को देता है, उसको हम लोग बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। और हर इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है, एग्जांपल तौर पे 21%, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो मतलब क्या है? कमर्शियल बैंक को पता है कि यार जनता ने पैसे जमा करे हैं, वो डिमांड डिपॉजिट है, अगर हम वो किसी और को उधार दे देंगे, कल को पैसे मांगने आ गया वो, तो उसको पेमेंट कहां से करेंगे? कि मैंने कल जमा किया था, मुझे पैसे दे दो। उधार जिसको दे दिया वो तो 4 साल 5 साल बाद देगा। इसीलिए कमर्शियल बैंक को कहा जाता है भैया हर इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट आप अपने ही पास रखो,
लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म का मतलब क्या होता है? गोल्ड हो गया या गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी, सरकार ने कुछ सिक्योरिटीज बोला हुआ है, कुछ शेयर्स बोले हुए हैं कंपनी के, उन कंपनी के शेयर्स आप इसको कहीं ना कहीं अपने पास मेंटेन करके रखो, क्योंकि कल को अगर अगला बंदा डिपॉजिटर पैसे विड्रॉ करने के लिए आ गया तो आपके पास पैसा होना चाहिए उसको देने के लिए। क्योंकि आप सब कुछ लोन दे दोगे तो भैया कल को जो पैसा निकालने आ गया बैंक से बंदा, तो आप क्या करोगे? मान लो मैंने बैंक में 10 लाख रुपए जमा किए, बैंक ने 10 लाख रुपए किसी को उधार दे दिए, कल मैं निकालने पहुंच गया तो क्या होगा? तो इसीलिए हर एक इंसान के इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट वो अपने पास रखती है लिक्विड फॉर्म में, एक फिक्स परसेंट वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे देती है, जो आरबीआई को देती है। उस रिजर्व को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, और जो अपने पास रखती है लिक्विड फॉर्म में उस रिजर्व को बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी एसएलआर। ठीक है, सब में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखेंगे 20-20%, तो अगर कोई एक निकालने के लिए आ गया, सब तो आएंगे नहीं, एक निकालने के लिए आ गया उसकी पेमेंट हम लोग कर देंगे। फिर भी पैसों की दिक्कत होती है, महामारी होती है, मुसीबत होती है कमर्शियल बैंक के पास, तो कमर्शियल बैंक का एक ही बैंक है सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कमर्शियल बैंक की मदद लास्ट मोमेंट पे वो करेगा नहीं, जब किसी सब साथ छोड़ देते हैं कमर्शियल बैंक का तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनकी हेल्प करता है। ठीक है, अब क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक का कॉन्सेप्ट पहले न्यूमेरिकल समझाता हूं, फिर यही चीज थ्योरी में लिखा गया। ये टेबल ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से न्यूमेरिकल बनेगा, ध्यान समझना। यह है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, यह है डिपॉजिट्स, यह है लोन, यह है एलआरआर। एलआरआर कहो चाहे सीआरआर कहो एक ही बात है। एनसीईआरटी में इसको कैश रिजर्व रेशियो बोला गया है। वैसे सारे रिजर्व है जितने भी हैं सीआरआर एसएलआर को मिलाकर होता है एलआर। लीगल रिजर्व रेशियो इज द सम ऑफ सीआरआर प्लस एसएलआर। ठीक है, अब किसी ने पैसे जमा किए बैंक में, कितने? 1000 रुपए। बैंक में आपने 1000 रुपए, ध्यान समझना बेटा, ये समझ गए ना। फिर आप एक काम करना, मैं आपको एक और फिगर दूंगा, उस फिगर से टेबल खुद बनाना और फिर उसको अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर देना, खत्म। 4 नंबर का सवाल आता है पेपर में 4 मार्क्स में, नॉट 3, 4। 1000 रुपए किसी ने बैंक में जमा किए, तो बैंक 1000 का तो लोन दे नहीं सकता, बैंक सीआरआर मेंटेन करेगा, यानी रिजर्व मेंटेन करेगा। जो भी रिजर्व है वो मान लेते हैं वो 10% है, हमने अज्यूम कर लिया। तो 1000 का 10% कितना हो गया? 100, तो बैंक लोन दे देगा 900। अच्छा, बैंक जिसको लोन देगा वो बंदा क्या करेगा उस पैसे से? या तो वो कोई एसेट खरीदेगा, या तो वो कोई खर्चा करेगा, या तो अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर देगा, जिनसे उधार लिया हुआ था उनकी पेमेंट करेगा। पैसे लेके रखेगा तो है नहीं। तो जब वो बंदा किसी की ना किसी की पेमेंट करेगा तो फिर से पैसा कमर्शियल बैंक के पास आ जाएगा, भले बैंक का नाम अलग है तो कमर्शियल बैंक की। फिर से कमर्शियल बैंक के पास देखो ये 900 रुपए डिपॉजिट में आ गया। लाइक मैंने बैंक से क्या किया? लोन लिया, मैंने किसी को पे कर दिया, उसके खाते में पैसा आ गया, तो बैंक के पास फिर पैसा आ गया, वही 900 रुपए बैंक के पास वापस आ गया। फिर इसका बैंक क्या करेगा? 10% एलआरआर मेंटेन करेगा, यानी कि 90 रुपीज, 810 रुपए जो बचे कुछ है वो बैंक फिर लोन दे देगा। जिस इंसान को लोन देगा वो किसी और को पेमेंट करेगा, फिर वो पैसा अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक के पास आएगा। फिर बैंक इसका 10% एलआरआर मेंटेन करेगी और बाकी अमाउंट जो बचेगा 729 का वो लोन दे देगी। और ये प्रोसेस चलता रहेगा ऑल अदर राउंड में। लास्ट में देखोगे 1000 रुपए जो जमा किया गया है, बैंक ने टोटल डिपॉजिट जो बना दी 1000 की, वो 10,000 बना दी 10 टाइम्स, और उसका 10% एलआरआर मेंटेन होगा, जो कि कितना है? 1000, टोटल 1000, तो बचा कितना टोटल? 9000। तो 10,000, 9000, 1000, ये क्या हो गया? आपका टोटल हो गया। तो इस 10,000 में से सारा कुछ घटा दोगे ना तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ऑल अदर राउंड में इतना मनी जो है वो डिपॉजिट हुआ है। तो 10,000 माइनस 900 माइनस 1000 माइनस 810, इट्स 7290। इसका 10% कितना हो गया? 729, बैलेंस आएगा 6561। इस तरीके से ये पूरा का पूरा टेबल आपको बनाना है। तो मैं आपको होमवर्क देता हूं एक, जहां पे इनिशियल डिपॉजिट की जगह 1000 की जगह 5000 कर दो, और जो एलआरआर है वो कर दो 25%। ठीक है, अब सर ये 1000 का 10,000 कैसे हुआ? आपको कैसे पता चला कि 1000 का 10,000 है? देखो यार, एक फॉर्मूला होता है, लिख लो, डिपॉजिट मल्टीप्लायर का। कमर्शियल बैंक आपके पैसे को कई गुना बना देती है, तो उसका एक फॉर्मूला है, डिपॉजिट मल्टीप्लायर है मनी मल्टीप्लायर का। फॉर्मूला 1/CRR या LRR जो भी दिया होगा इनटू 100। ठीक है, 1/CRR या LRR, एनसीईआरटी में CRR लिखा हुआ है, तो आप ध्यान रखना CRR भी आ सकता है, अदर बुक्स में LRR लिखा हुआ है, वो एक ही बात है। आप एक रिजर्व समझ के चलो, बस आप इसको ना रिजर्व समझ लो और कुछ नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता। इनटू 100 ये पता चल जाएगा कि आपका पैसा कितना गुना बनेगा। जैसे अपने इस एग्जाम्पल में वो 10% था, 1/10 इंटू 100 विच इज 10 टाइम्स, यानी कि कमर्शियल बैंक आपके पैसे को 10 गुना बना देगा। अगर यही LRR 10 की जगह 20% होता, 1/20 इंटू 100 विच इज 5
टाइम्स। यही LRR 25% होता 1/25 इंटू 100 विच इज 4 टाइम्स। यही LRR 50% होता 1/50 इंटू 100 विच इज 2 टाइम्स। तो जैसे जैसे लीगल रिजर्व रेशियो या CRR बढ़ता चला जा रहा है, डिपॉजिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर कम होता चला जा रहा है। अगर आप कमर्शियल बैंक से बोलोगे पैसा बचा लो ज्यादा, तो वो आगे लोन ही दे नहीं पाएंगे, तो पैसा मल्टीप्लाई कैसे होगा भाई? मनी मल्टीप्लायर मतलब कमर्शियल बैंक में जो पैसा जमा करते हैं वो कितना गुना बना देती है कमर्शियल बैंक। अगर वो बोलेगा सारा जमा करके लोन ही मत दो किसी को, सारा पैसा जोड़ के रखो, भैया फिर बैंक पैसा कैसे बनाएगा? अगर आप बोलोगे भी 50% का रिजर्व बना के चलो, तो बैंक सिर्फ 2 गुना बना पाएगा पैसे को। तो रिजर्व जितना कम होगा, बैंक उतना ही मल्टीप्लाई कर पाएगा मनी को। बैंकों को जब रिजर्व बनाने के लिए बोलते हैं, उनके हाथ बांध देते हैं लोन देने के लिए। बैंक तो ये चाहते हैं जनता से जितना पैसा ले रहे हैं सारा का सारा लोन दे देते हैं, बहुत ब्याज हमारे पास आएगा। बट कमर्शियल बैंक उसको RBI कमर्शियल बैंक को रोकता है ऐसा करने से, रिजर्व मेंटेन करो। तो ये फॉर्मूला बताना 1/LRR इंटू 100, याद हो गया कि नहीं हो गया? अगर मैं आपसे ये बोलूं कि किसी क्वेश्चन में, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं 1 मार्क में, कि इनिशियल डिपॉजिट है 5000 का, ठीक है, और LRR जो है वो है 33 1/3%, ठीक है। 33 1/3 को कुल मिला के 1/3 बोलते हैं ना, कितना? 1/3, 1/3 ये 33.33। डिपॉजिट मल्टीप्लाई का फॉर्मूला 1/LRR इंटू 100, ठीक है, 1/LRR इंटू 100। तो ये कितना क्लास आएगा? 1/LRR इंटू 100। LRR होगा 33.33 ना, ऐसे सीधा कर दो ना इसको ना यही लिख दो आप सीधे 33.33, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। 33 1/3 को 100/3 करोगे तो वो 33.33 हो जाएगा। 100/3 भी करोगे तो 100 कट जाएगा, ये कितना जाएगा? 3 टाइम्स। यानी कि कमर्शियल बैंक आपके पैसे को 3 गुना बना देगी। क्वेश्चन पूछेगा इनिशियल डिपॉजिट 5000 है, LRR 1/3 है यानी 33.33 है, तो टोटल डिपॉजिट कितना बनेगा? तो जो टोटल डिपॉजिट बनेगा वो बनेगा आपका, कितना बनेगा? 3 गुना बन जाएगा। 5000 का जो 3 गुना है वो कितना हो गया? 15000। तो ये पहला आइटम है इनिशियल डिपॉजिट, शुरू में जो पैसा लगाया। दूसरा है लीगल रिजर्व रेशियो या कैश रिजर्व रेशियो, और तीसरा है टोटल डिपॉजिट। तो 3 चीज में से कोई भी 2 चीज आपको गिवन होगा, आपको तीसरा निकालना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि इनिशियल, आप खुद करना अपना आप, इनिशियल डिपॉजिट है 4000 और टोटल डिपॉजिट जो है वो है 16000। टोटल डिपॉजिट है 16000। आपको ये बताना है कि LRR कितना होगा या CRR कितना होगा, रिजर्व कितना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो यार, टोटल डिपॉजिट जो है वो 16000 है, इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 4000 है, यानी कि 4 टाइम्स, 4 गुना। ध्यान समझना, आपका पैसा 4 गुना बन जाएगा, 4 टाइम्स आपका पैसा बन जाएगा। अब जो फॉर्मूला होता है डिपॉजिट मल्टीप्लायर का वो क्या होता है? 1/LRR इंटू 100। आप सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो LRR लीगल रिजर्व रेशियो इज इक्वल टू 100/4, दैट इज 25%। तो आपका आंसर कितना आ गया? 25%। तो कोई भी 2 चीजें गिवन होगी आपको, कल को टोटल डिपॉजिट दिया रहेगा और LRR दिया रहेगा, बोलेगा इनिशियल डिपॉजिट निकालो, तो वो भी आपको निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से 1 मार्कर में सवाल आता है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं इनिशियल डिपॉजिट जो है वो आपको निकालना है, टोटल डिपॉजिट जो है वो 50000 है, ठीक है, और जो रिजर्व रेशियो है, CRR LRR या खाली रिजर्व रेशियो जो है वो है 20%। तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपको निकालना इनिशियल डिपॉजिट है। सो डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होगा बताओ जरा? 1/रिजर्व इंटू 100। भाई पहले आप जो भी गिवन है उसका फॉर्मूला लगा के निकाल लो। डिपॉजिट मल्टीप्लायर कितना आ गया? 5 टाइम्स। डिपॉजिट मल्टीप्लायर कितना आ गया आपका? 5 गुना 5 टाइम्स। तो भाई किस चीज का 5 गुना जो है वो टोटल डिपॉजिट 50000 होगा, तो आप 5 को इधर भेज दो, तो x इज इक्वल टू 50000/5 यानी कि 10000। यानी कि जो 10,000 रुपए है वो इनिशियल डिपॉजिट है 10,000 रुपीज, उसका 5 गुना कर दोगे तो टोटल डिपॉजिट जो आएगा वो आएगा आपका 50,000 रुपए। जो रिजर्व रेशियो है वो आ गया आपका कितना? 20%। ओके, तो इस तरीके से आपको इनिशियल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट और रिजर्व के बीच का रिलेशनशिप है, आपको वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्रेडिट क्रिएशन हो गया। इसी को एक्सप्लेन किया है, कमर्शियल बैंक इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी व्हिच कंट्रीब्यूट टू मनी सप्लाई बाय क्रिएटिंग क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट। ध्यान रखना है, पैसे जो क्रिएट किए जा रहे हैं डिमांड डिपॉजिट के रूप में क्रिएट किया जा रहा है। सपोज अ न्यू डिपॉजिट ऑफ 1000 इज मेड बाय द डिपॉजिटर, 1000 रुपए जमा किया है और लीगल रिजर्व रेशियो 10% है, इसको CRR भी कह सकते हैं। तो बैंक विल कीप
₹100 जो कि 10% है 1000 का, लेंड द बैलेंस मनी 900 टू द बोरोवर, ये रहा बाई चेकेबल डिपॉजिट, यानी कि फर्स्ट राउंड ऑफ क्रेडिट क्रिएशन 900 रुपए वो जमा हो गया। फिर बोरोवर क्या करेगा, अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट करेगा जो अल्टीमेटली फिर से किसी दूसरे बैंक में जमा हो जाएगा। फिर बैंक उसका 10% रिजर्व मेंटेन करेगा 900 का और लीगल रिजर्व रेशियो मेंटेन करेगा और लेंड कर देगा 810 रुपए फिर किसी और को। सेकेंड राउंड ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द अमाउंट बिकम जीरो एंड मेक द मनी 10 टाइम्स ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट, दैट इज 10,000। कैसे बना, डिपॉजिट मल्टीप्लाई फॉर्मूला क्या है, 1/LRR इंटू 100, या फिर 1/LRR भी लिख सकते हो। अगर इसको परसेंटेज में लिखोगे नीचे 10%, 10/100 ऊपर जाएगा तो 100 पहुंच ही जाएगा, 100/10 ये आएगा 10 टाइम्स। तो 1/LRR इंटू 100 करो तो वो अच्छा है, 1/10 इंटू 100 सीधे यहीं से कट जाएगा 5 टाइम्स, या फिर 1/10% लिख लो तब भी बात बराबर ही आएगी। 10% का मतलब क्या होता है, 0.1 पॉइंट हटेगा, अपने आप ही आपका 10 टाइम्स आएगा। और दूसरी बात एक बात और है कि आप मैथ्स में कैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, आना वही चीज़ है। सो टोटल डिपॉजिट बन गया 10,000, फॉर्मूला आपने लगा लिया, देखो 10 टाइम्स आपका आंसर आ गया। अपनी भाषा में सिंपल तरीके से लिख सकते हो, 1000 और 10% ले लो, या 5000 20% ले लो, या 10,000 25% ले लो, कोई भी नंबर लेके ना खुद इसको बना के देखो। इनिशियल डिपॉजिट राउंड 1 राउंड 2 और ऑल अदर राउंड में बैलेंसिंग फिगर आएगा, लास्ट में आएगा टोटल। ऐसा फिल द ब्लैंक्स भी आ सकता है पूरा का पूरा बनाने को, और आता है कि एक्सप्लेन द क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक विद अ न्यूमेरिकल एग्जांपल, तो आपको ये पूरा का पूरा एज इट इज बनाना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में हाईली चांस है कि पेपर में ये पूछा जाए। अगला है सेंट्रल बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है जो कंप्लीट बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। हमारी कंट्री का वो जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है आरबीआई। आरबीआई वाज एस्टैब्लिश इन 1 अप्रैल 1935, लेकिन आरबीआई का जो एक्ट है वो 1934 का है। आरबीआई है क्या, ये एक एपेक्स बैंक है जो कंट्रोल करता है एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री, पूरी कंट्री का बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल करेगा। ये ऐसी इकलौती एजेंसी है जो नोट इशू करता है। और ध्यान रखना, अमेरिका में जो सेंट्रल बैंक उसका नाम है फेडरल रिजर्व सिस्टम, इंग्लैंड का जो है वो है बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो हर कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक है। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक जो है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर कंट्री का अपना अपना प्रेसिडेंट होता है। हमारी कंट्री की जो प्रेसिडेंट है इसी तरीके से हर कंट्री के अपने अपनी प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो हर कंट्री ने जो है अपने अपने सेंट्रल बैंक बना रखे हैं, और हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिमिलरली हमारी जो प्रेसिडेंट है वो द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, अगर मैं सेंट्रल बैंक के फंक्शंस की बात करूं तो सबसे पहला नोट इशूइंग अथॉरिटी, नोट इशू करता है। ध्यान रखना, सेंट्रल बैंक इकलौती ऐसी एजेंसी है जो नोट इशू करती है, इसीलिए सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, बैंक ऑफ इशू। और 20th सेंचुरी में सेंट्रल बैंक को हम लोग जो है बैंक ऑफ इशू भी कहते थे। इकलौती एजेंसी है जो नोट छापती है, ध्यान रखना। लेकिन 1 रुपये का जो नोट है और 1 रुपये के जो कॉइन है उसको कौन इशू करता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट लिखा हो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिखा हो, एक ही बात है। अगला है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, सरकार को बैंकिंग फैसिलिटी कौन देता है, सेंट्रल बैंक। हमें बैंकिंग फैसिलिटी कौन देता है, कमर्शियल बैंक। सरकार को बैंकिंग फैसिलिटी कमर्शियल बैंक नहीं दे सकता, उसको कौन देता है, सेंट्रल बैंक। इवन सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर है, मुसीबत में गवर्नमेंट की मदद करता है। कोविड के टाइम पे 20,000 करोड़ रुपए सेंट्रल बैंक ने दान दिया था, किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो सेंट्रल बैंक जो है वो बैंकर है, एजेंट है, फाइनेंशियल एडवाइजर है गवर्नमेंट का। एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट इट मैनेज द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के खाते मैनेज करता है, सरकार की बिहाफ में ये सिक्योरिटीज को खरीदता बेचता है। गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है उनको सरकार के बिहाफ में खरीदता बेचता है। ये हेल्प करता है सरकार की पॉलिसी बनाने में, मनी मार्केट को रेगुलेट करने में, और ये टाइम गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, अलग अलग फाइनेंशियल मैटर्स पे एडवाइस करता है। आरबीआई लोन भी देता है सरकार को, सरकार से कुछ सिक्योरिटीज को गिरवी रख के, और सरकार से ना गोल्ड लेकर एक प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम होता है जहां पे सरकार से वो गोल्ड लेते हैं और उसके बदले ये लोग क्या करते हैं, नोट छापते हैं। आरबीआई नोट छापता है, ऐसे फ्री में नहीं छापेगा, सरकार से गोल्ड लेगा पहले फिर नोट छापेगा। और एक डेफिसिट, अगर सरकार का बजट घाटे में है ना तो ये क्या करता है, क्लास सेंट्रल बैंक को उधार भी देता है, पैसे भी देता है, उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। तो आरबीआई सरकार की बहुत मदद करता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो फंक्शन है आरबीआई का वो क्या है, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, सरकार को बैंकिंग फैसिलिटी देना। अगला है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी बैंक। हर बैंक का बैंक सेंट्रल बैंक है। हमारा बैंक कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक।
तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों की मदद भी करता है और मुसीबत में उनकी हेल्प करेगा, उनसे पैसे जमा करेगा। ये बैंकों का बैंक है और देखेगा भी, नजर रखेगा, निगरानी रखेगा। गलत काम करोगे तो पेनाल्टी भी लगाएगा, वो इसी के अंदर आता है। पेनाल्टी लगाना, सुपरविजन करना, वो सब इसके अंदर आएगा, इस पॉइंट के अंदर, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी बैंक के अंदर। सेंट्रल बैंक, द बैंकर्स बैंक ऑल्सो प्ले सुपरवाइजरी रोल एज अ बैंकर बैंक। इट हैज ऑलमोस्ट द सेम रिलेशन विद अदर बैंक इन द कंट्री एज अ कमर्शियल बैंक हैज विद इट्स कस्टमर। जो कमर्शियल बैंक का हमारे साथ है वही कमर्शियल बैंक का किसके साथ है? आरबीआई के साथ है। हमारा बैंक कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का बैंक सेंट्रल बैंक। हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, हम कहां जाएंगे? कमर्शियल बैंक में। कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत पड़ेगी, वो कहां जाएगा? आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास जाएगा। ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं कमर्शियल बैंक से, आरबीआई डिपॉजिट लेता है कमर्शियल बैंक से, उनको लोन देता है। और जिस रेट पे सेंट्रल बैंक लोन ऑफर करेगा कमर्शियल बैंक को, उसको बोलते हैं रेपो रेट। शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट, लॉन्ग टर्म के लिए यही इसका नाम बन जाता है बैंक रेट। ध्यान रखना, कमर्शियल बैंकों को जब पैसों की जरूरत पड़ती है, कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेता है। जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेगा या जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधार देगा, उस रेट को बैंक रेट या रेपो रेट बोलते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट। कुछ ना लिखा हो तो बैंक रेट लिखेंगे, ठीक है। द रेट एट विच कमर्शियल बैंक अलाउड टू पार्क, कभी कभी कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस पैसा आ जाता है, जैसे कोविड, जैसे डीमोनेटाइजेशन का टाइम पाया तो कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस पैसा आता है, तो कमर्शियल बैंक उस पैसे को पार्क कहां करती है? आरबीआई के पास, और वहां से कुछ उसे इंटरेस्ट मिलता है। उस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। बिल्कुल उल्टा, रेपो रेट में कमर्शियल बैंक आरबीआई से ले रहा है रुपए, मतलब सॉरी, कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार ले रहा है, और रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक आरबीआई को दे रहा है और वहां से इंटरेस्ट कमाएगा, वो रिवर्स रेपो रेट। और सुपरवाइजर का मतलब क्या है? सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है कमर्शियल बैंक को, कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज करता है इंस्पेक्शन, उनकी इंस्पेक्शन करेगा, उनके ऊपर नजर रखेगा, उनको लाइसेंस भी देता है और चेक करता है वो लोग रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नहीं करते तो भैया उन पे इंटरेस्ट और पेनाल्टी भी लगाता है। वो किस फंक्शन के अंदर था? बैंकर्स बैंक और सुपरवाइजरी बैंक। लेंडर टू लास्ट रिजॉर्ट, जब कमर्शियल बैंक के पास बहुत मुसीबत आते हैं, उनके पास पैसे हैं ही नहीं, तो कमर्शियल बैंक वो पैसे किससे लेगा? आरबीआई से। वो कौन सा फंक्शन है? लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि क्रिटिकल सिचुएशन में हेल्प कौन करता है कमर्शियल बैंक की? आरबीआई। अगला कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हर कंट्री का अलग अलग फॉरेन करेंसी होता है, उसको मैनेज कौन करेगा? आरबीआई। आरबीआई ऐसी एजेंसी है जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मैनेज करती है। कल को सरकार राफेल खरीदेगी, कल को सरकार बुलेट ट्रेन खरीदेगी, कोई भी पेमेंट बाहर होनी है, वो पेमेंट आरबीआई के थ्रू होगी, उनकी करेंसी में। इसीलिए सरकार क्या करती है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो हर कंट्री का फॉरेन करेंसी का रिजर्व अपने पास रखती है। सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। द सेंट्रल बैंक इज नॉट ओनली मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बट ऑल्सो एक्साइज मैनेज फ्लोटिंग। अभी जो मैनेज फ्लोटिंग बड़ा अभी समझ आएगा नहीं, मैं आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ाऊंगा तब मैं डिटेल में बताऊंगा मैनेज फ्लोटिंग होता क्या है। अभी आप इतना ध्यान रख लो, सेंट्रल बैंक अपने पास भंडार रखता है सारी फॉरेन करेंसीज का। अगला क्लियरिंग हाउस फंक्शन, दो कमर्शियल बैंक के बीच में कोई अगर पेमेंट का सेटलमेंट करना है ना, वो सारा का सारा कौन करेगा? सेंट्रल बैंक करेगा। एंड द लास्ट फंक्शन विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट, 100% पेपर में आएगा ही आएगा, सेम चीज एडीएस वाले चैप्टर के अंदर भी है, और वो है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएट करता है, जबकि सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करेगा। सेंट्रल बैंक का मेन मोटो मुनाफा कमाना नहीं है, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाना है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ना हो। इन्फ्लेशन कहते किसको है? अगर आप लोग डिमांड ज्यादा करोगे किसी भी चीज का और सप्लाई कम है तो उस चीज का प्राइस बढ़ जाएगा, इसी चीज को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। जनता के हाथ में ज्यादा पैसा आ गया, वो डिमांड ज्यादा करने लगी, सप्लाई कम है, मार्केट में सामान बन नहीं रहा, डिमांड ज्यादा हो रहा है, महंगाई बढ़ेगी, इसी चीज को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। और अगर डिमांड कम है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, दुकानदार सामान बनाते चले जा रहे हैं, कौन खरीदेगा? डिमांड ही नहीं कर रहे, तो मजबूरन सामान सस्ता बेचना पड़ेगा, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। यहाँ बेरोजगारी बहुत होगी क्योंकि भाई सप्लाई ज्यादा कर रहे हो, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे। जब लोग डिमांड ही नहीं करेंगे तो दुकानदार, जो कंपनी वाले हैं, वो लेबर को निकाल देंगे, वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये बहुत गंदी सिचुएशन है। प्राइस का बढ़ना एक बार को ठीक है, घटना नहीं चाहिए, सामान सस्ता होता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि भाई वो उसकी डिमांड नहीं हो रही, डिमांड नहीं हो रही तो वो कहीं ना कहीं भैया उसके कंपनी में जो काम कर रहे हैं लोग, वो कल को निकाल दी जाएंगे। तो डिमांड ज्यादा होने की वजह से प्राइस बढ़ता है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। डिमांड कम होने की वजह से प्राइस घटता है, उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। और ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दोनों को कंट्रोल करने का जो काम है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। उसकी एक पॉलिसी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उस पॉलिसी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्री में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करेगा, एक स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी लेके आएगा थ्रू इट्स पॉलिसी हुज नेम इज मॉनेटरी पॉलिसी। The most important function of central bank is to control the supply of money। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो आरबीआई इकोनॉमी से पैसे छीन लेगा। आरबीआई क्या करेगा? पैसे इकोनॉमी से उठा लेगा, ऐसी कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी अपनाएगा भैया कि भैया हम उधार नहीं देंगे, पैसा मार्केट से निकाल लो, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। और अगर कंट्री में डिफ्लेशन है तो आरबीआई बिल्कुल लिबरलाइज हो जाएगा और आराम से पब्लिक को पैसा जो है वो दे देगा, लोन पे हंसी खुशी दे देगा, इनडायरेक्टली जनता के पास पैसे पहुंचाएंगे ताकि लोग डिमांड करें। जब कोविड आया था, लोग अपने गांव चले गए थे, तो सरकार ने पैसा इकोनॉमी में डाला, कंपनी वालों को पैसे दिए, तुम बिजनेस करो, लोगों को बुलाओ, काम दो, ताकि इकोनॉमी दोबारा जो है वो चल जाए, और इकोनॉमी चल भी गई उसके बाद, राइट। सो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई की एक पॉलिसी है, जिस पॉलिसी का नाम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। इन्फ्लेशन में लोग ज्यादा डिमांड करते हैं तो डिमांड को हमें कम करना है, डिफ्लेशन में लोग डिमांड नहीं कर रहे तो डिमांड को हमें बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ाएगी? मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। ध्यान समझना, इकोनॉमी अनस्टेबल है, यानी डिमांड सप्लाई ज्यादा है, दोनों बराबर नहीं है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, और जहां डिमांड सप्लाई दोनों बराबर में आएगा वो किस में आता है? इक्विलिब्रियम के अंदर। सो होता क्या है? अनस्टेबल इकोनॉमी है, मनी इंजेक्ट, ध्यान रखना, इंजेक्ट करेगी पैसा। डिफ्लेशन है, लोग डिमांड नहीं करेंगे, मनी क्लास क्या करेगी? सरकार इंजेक्ट करेगी, तो लोग के पास पैसा आएगा, वो धीरे धीरे डिमांड करना चालू करेंगे। इन्फ्लेशन में उल्टा है, मनी क्या करेगी? क्लास निकाल लेगी वापस, है ना, मनी इकोनॉमी से निकाल लेगी, लोग डिमांड नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। सर आपने बताया मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी से कैसे किया जाता है? उसके लिए उनके पास दो मेजर्स हैं। पहला है क्वांटिटेटिव मेजर्स और दूसरा है क्वालिटेटिव मेजर्स। इसके अंदर आपको पढ़ना है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, और इसके अंदर आपको ये चार चीजें पढ़नी है। ध्यान से अच्छे से समझो कैसे सरकार इन चारों से और इन पांचों से, समझ लो, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। एक एक करके ध्यान से अच्छे से समझना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बैंक रेट या रेपो रेट, ये वो रेट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेती है। तो टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो, ठीक है, यहां लिखते हैं, फिर लिखते हैं टू कंट्रोल डिफ्लेशन। टू कंट्रोल डिफ्लेशन, डिफ्लेशन कंट्रोल करने क्या करेंगे? इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है? बैंक रेट या रेपो रेट को बढ़ा देगा। जैसी बैंक रेट रेपो रेट बढ़ेगा, यानी कि कमर्शियल बैंकों को महंगे रेट पे आरबीआई से लोन मिलेगा, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा, जनता को भी महंगे रेट पे लोन दे देगा। जब कमर्शियल बैंक जनता को महंगे ब्याज दर पे लोन देगा तो लोग लोन कम लेंगे और डिमांड कम करेंगे। इन्फ्लेशन में डिमांड ज्यादा था, सरकार ने इसको बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं देखो इंपैक्ट क्या हुआ? डिमांड लोग कम करने लगे और कुछ हद तक ये जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जनता से पैसे छीन लेती है आरबीआई, कुछ ऐसा करती है कि लोग डिमांड ही नहीं कर पाएंगे। भाई अगर हर चीज महंगी मिलेगी तो लोग नहीं खरीद पाएंगे, अपने आप डिमांड कम हो जाएगी। अगला टू कंट्रोल डिफ्लेशन, उल्टा, डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट को कम कर दिया जाता है, यानी कि आरबीआई कहती है कमर्शियल बैंक से, यार तुम थोड़ा सा कम ब्याज दे दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बैंक रेट कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? जिस रेट पे कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देती है, आप बैंक से जो लोन लेने जाते हो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बैंक रेट कम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही कम हो जाएगा, लोग भाग भाग के लोन लेंगे, और इतने कम ब्याज दर मिल रहा है। 50,000 का फ्रिज लेने गए थे, 1 लाख का फ्रिज लिया है ईएमआई पे। 5 लाख की गाड़ी लेने गए थे, टॉप मॉडल 8 लाख का उठा लाए, क्यों? ईएमआई पे मिल रहा है। तो जैसे ही रेट कम होगा, लोग लोन ज्यादा लेंगे। लोन ज्यादा लेंगे तो उस पैसे को क्या अचार डालेंगे? उस पैसे से डिमांड करेंगे, लोन लेके कुछ खरीदेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये डिफ्लेशन में डिमांड कम थी, देखो डिमांड को बढ़ा दिया गया। सीधी सीधी बात, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट को बढ़ाया जाता है, डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट को कम कर दिया जाता है। अगला CRR और SLR। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। SLR क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दोनों रेशियो को मिलाकर कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। ये जो रेशियो है ना, कमर्शियल बैंक के हाथ बांध देता है लोन देने से। तो कंट्री में अगर इन्फ्लेशन है तो LRR को बढ़ा दिया जाता है। जैसे ही लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ जाएगा, कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसा होल्ड करेंगे और लोन कम देंगे। जब कमर्शियल बैंक लोन कम देंगे तो लोग डिमांड भी कम करेंगे, सीधी सी बात है।
और डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, एलआरआर को कम कर देगा। जैसे एलआरआर कम हो जाएगा, रेट कम हो गया, बैंक क्या करेगी, ज्यादा पैसा बचेगा लोन देने के लिए। 10% पहले रिजर्व बनाना होता था, 5% रिजर्व बनाना है, तो बैंक लोन ज्यादा दे पाएगी और लोग लोन लेके क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। यहाँ पे हमें डिमांड बढ़ाना होता है, यहाँ हमें डिमांड कम करना होता है। तो कम कैसे करेंगे, एलआरआर को बढ़ा के। बढ़ाएं कैसे, एलआरआर को घटा के। तो लीगल रिजर्व रेशियो और बैंक रेट दोनों अगर बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, दोनों घटेंगे तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। बेटा ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। ध्यान समझना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के बिहाफ में सरकार के शेयर्स जनता को बेचती है और जनता से पैसे कलेक्ट करती है और बाद में वो पैसे उनको लौटा देती है। तो ये काम देखो, सरकार के जो शेयर्स हैं, गवर्नमेंट कंपनी के जो शेयर्स हैं, जैसे रिकी हो गया, एनएचआईए हो गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई, और रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसे कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, पोस्ट ऑफिस के सिक्योरिटीज, तो वो आरबीआई क्या करता है, उन सिक्योरिटीज को सरकार की बिहाफ में जनता को बेचता खरीदता है। इसी चीज को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इट रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। तो जब कंट्री में इन्फ्लेशन है तो यहां पे आरबीआई क्या करता है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज। आरबीआई सरकारी सिक्योरिटीज को बेचेगा जनता को, ताकि जनता उसे खरीदने के लिए अपना पैसा ब्लॉक कर ले और मार्केट में जो है वो डिमांड कम करे। तो देखो, जैसे ही आरबीआई बोलेगी हम सरकारी शेयर्स निकाल रहे हैं तो लोग अपना पैसा ब्लॉक कर देंगे। जब लोग अपना पैसा ब्लॉक कर देंगे तो भाई बैंक से निकाल निकाल के खरीदेंगे शेयर्स ऑनलाइन, तो बैंक के पास पैसा कम बचेगा लोन देने के लिए, तो बैंक का लोन कम हो जाएगा, लोन कम देगी बैंक, तो डिमांड कम होगा। और इन्फ्लेशन में पब्लिक का पैसा आ गया, ब्लॉक कर दिया सिक्योरिटीज में, तो देखो डिमांड लोग कम करने लगे। लोगों ने अपना पैसा शेयर्स में लगा दिया, सरकारी शेयर्स में। सरकारी शेयर्स हमेशा फायदेमंद होते हैं, घाटा सरकारी नौकरी की तरह होता है, फायदेमंद, तो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे लोग लोन कम लेंगे क्योंकि बैंक लोन ही कम देगा। भाई आप सब लोग बैंक से निकाल निकाल के पेमेंट करोगे, दिवाली पे सब लोग पैसा निकालते हैं बैंक से, आप निकाल निकाल के पेमेंट कर दोगे, शेयर्स खरीद लोगे, तो बैंक के पास पैसा नहीं बचेगा, बैंक लोन कम देगा, लोन कम डिमांड कम। और डिफ्लेशन में आरबीआई करती क्या है, परचेज ऑफ सिक्योरिटी। डिफ्लेशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी, सिक्योरिटीज को वापस पब्लिक से खरीद लेगी और पब्लिक को पेमेंट करेगी। तो जो पब्लिक को पेमेंट करेगी, जनता के अकाउंट में खाते में पैसा आएगा, तो बैंक क्या करेगा, डिपॉजिट के बदले लोन देगा एलआरआर काट के। फिर लोन अगर ज्यादा तो डिमांड क्या है, ज्यादा। तो इन्फ्लेशन में डिमांड ज्यादा थी, ठीक करने के लिए सिक्योरिटीज को सेल किया और उससे पब्लिक का पैसा ब्लॉक हुआ, डिमांड कम। और डिफ्लेशन में उल्टा, परचेज किया, जनता के पास पैसा पहुंचा आरबीआई द्वारा, और जनता के खाते में पैसा गया तो जनता ने डिमांड करना चालू कर दिया। ओके, ये हो गया। अगला रिवर्स रेपो रेट। ये वो रेट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई को उधार दे देती है। एक्चुअली वो उधार देना नहीं होता, वो कई बार बैंकों के पास सरप्लस पैसा आता है तो बैंक क्या करती है, जनता को उधार ना देने के बदले आरबीआई को उधार दे देती है, वो पैसा वहां पार्क कर देती है। तो उस सिचुएशन में अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, तो आरबीआई क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। जैसे ही रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक खुश हो जाएंगे, यार आरबीआई हमें ज्यादा ब्याज दे रहा है, तो वो पैसा जनता को नहीं देंगे, वो पैसा आरबीआई को दे देंगे, अपना सारा पैसा, कि भाई आरबीआई तुम ले लो, आरबीआई तुम ले लो। जनता को नहीं देगी कमर्शियल बैंक, आरबीआई को सारा पैसा देगी, तो भाई बैंक जनता को लोन कम जाएगा। अगर जनता को लोन कम जाएगा तो लोग डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। लेकिन डिफ्लेशन अगर कंट्रोल करना हो, अगर कंट्री में डिफ्लेशन है, डिमांड कम कर रहे हैं लोग, मंदी है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, तो आरबीआई क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट कम कर देगा। आरबीआई बोलेगा कमर्शियल बैंक को हम तुम्हें ब्याज नहीं देंगे, बहुत कम ब्याज देंगे। तो कमर्शियल बैंक बोलेगा ठीक है भैया, हम लोन किसको देंगे, फिर जनता को। तो जनता को देखो लोन ज्यादा जाएगा। अगर जनता लोग लोन लेंगी तो क्या करेंगे, उस पैसे से डिमांड करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। तो ये 4 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनमें सबको बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, घटाएंगे तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। बहुत जरूरी, इसी को आपने ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर लिखना है। क्वालिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं, जो बहुत कम चेंज लेके आते हैं, जो बहुत कम इफेक्टिव रहता है, ये ज्यादा इफेक्टिव रहता है। क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट दिखता है इसके अंदर, एक्चुअली में वर्क करता है, थोड़ा सा क्वालिटेटिव है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट होता क्या, अगर मुझे बैंक से 10 करोड़ का लोन चाहिए, तो मैं अगर 10 करोड़ का लोन चाहिए ना मुझे, तो मुझे 15 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी, तब जाके बैंक मुझे 10 करोड़ का लोन देगा। क्यों एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी रखनी पड़ रही है गिरवी, ताकि कल को मैं लोन पेमेंट के लिए बाउंड रहूं, तो बैंक एक्स्ट्रा चीजें रख लेता है। तो ये जो 5 करोड़ रुपए है, मेरी बात ध्यान से समझना, ये मार्जिन है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। बैंक कहते हैं इतना फालतू रखेंगे हम, वही मार्जिन है। तो अगर बैंक बोलेगी 15 करोड़ जो है
15 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 करोड़ का लोन मिलेगा तो मार्जिन 5 लाख का 5 करोड़ का हो गया। अगर बैंक बोलेगी 15 करोड़ पे सिर्फ 8 करोड़ का लोन मिलेगा तो मार्जिन 7 करोड़ का हो गया। बैंक बोलेगी 15 करोड़ पे 6 करोड़ का लोन मिलेगा तो मार्जिन हो गया 9 करोड़ का। तो मार्जिन जितना बढ़ेगा लोन उतना ही कम जाएगा। बैंक जितना मार्जिन बढ़ाती चली जाएगी ना, जनता को लोन उतना ही कम मिलेगा, और जितना मार्जिन कम करेगी लोन ज्यादा मिलेगा। बैंक बोलेगी नहीं यार, हमें तो भैया 15 करोड़ पे 14 करोड़ का दे देंगे लोन, तो 1 करोड़ का मार्जिन है बस, तो लोन चला गया 14 करोड़ का। तो मार्जिन बढ़ेगा तो लोन कम, मार्जिन घटेगा तो लोन ज्यादा। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाता है। मार्जिन बढ़ेगा, लोगों को लोन कम मिलेगा, लोगों को लोन कम मिलेगा, लोग डिमांड कम करेंगे, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। और कंट्री में अगर डिफ्लेशन है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाएगा। मार्जिन कम है तो लोगों को ज्यादा लोन देगी बैंक। भाई मार्जिन कम है, आरबीआई कम मार्जिन बोलती है कि 15 करोड़ पे सिर्फ 1 करोड़ का रखो मार्जिन, 14 करोड़ लोन दो, तो लोन ज्यादा जाएगा, लोग डिमांड ज्यादा कर देंगे। तो डिमांड ज्यादा करेंगे, डिफ्लेशन में तो हम चाहते हैं लोग ज्यादा डिमांड करें, और इन्फ्लेशन में चाहते हैं लोग डिमांड कम करें। तो इस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो आप नोटिस करना, थोड़ा सा अगर आप ट्रिक लगाओगे, दिमाग लगाओगे इसको, वैसे तो समझा दिया मैंने अच्छे से, अगर दिमाग लगाओगे तो सारी चीजें इंक्रीज अगर होती है ना तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, डिक्रीज होती है तो डिफ्लेशन कंट्रोल होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, परचेज होगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। तो ये हो गया आपका मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के अंदर। ओके, दैट्स इट, इतना ही है इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो आई होप आपको बैंकिंग चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, आप यहां तक पढ़ के अच्छे से लर्न करके आओगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।